स्कूल की छुट्टी में अभी टाइम था, लेकिन वो हाफ डे लेकर जल्दी घर आ गई। मम्मा ने कहा था कि आज स्टूडियो जाना है। वो एक्साइटेड भी थी और कुछ डरी हुई भी। ये लंदन का एक छोटा सा म्यूजिक स्टूडियो था। वहाँ एक साउंड प्रूफ कमरे में नौजवान म्यूजिक प्रोड्यूसर हेडफोन्स लगाए बैठा था। उसके सामने बहुत सी नॉब्स वाला बड़ा सा मिक्सर और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे। वेस्टर्न म्यूजिक में नाम कमाने वाले म्यूजिक कंपोजर बिद्दू को क्या मालूम था कि वो जिस गाने का ऑडिशन लेने जा रहा है वो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन जाएगा। बिद्दू ने मुड़कर देखा तो चौंक गया। 2 चुटियां बांधे स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की अपनी अम्मी के साथ खड़ी थी। क्या ये बच्ची गाने का ऑडिशन देगी? उसने दिल में सोचा। आपको आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार याद है? जब एनसिया शक्ति कुमार यानी आमिर खान को ऑडिशन देने गई थी तो किसी को यकीन नहीं आया था कि ये बच्ची गा भी सकती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल यहाँ भी थी। लेकिन ये लड़की तो इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थी कि बिद्दू के लिए बात समझना मुश्किल हो गया था। वो सोच रहा था कि जिस लड़की से ऊंची आवाज में बात नहीं हो रही, वो ऊंचे सुर कैसे लगाएगी। उस लड़की को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लंदन की आजाद फजाओं में रह रही है। वो तो मशरकी लड़कियों से कहीं ज्यादा मशरकी लग रही थी। निहायत सादा, मासूम, भोली भाली, गुड़िया जैसी लड़की, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी रोशन आंखें, जिनमें जहानत के साथ मासूमियत झलक रही थी। कोई बात तो थी जो सबको उसकी तरफ खींच रही थी। बिद्दू ने कंधे उचकाए और फिल्म प्रोड्यूसर ने जो कहा वो करने लगा। उसने लड़की को गाने की ट्यून और बोल समझाए और फिर ऑडिशन शुरू हो गया। वो घरेलू सी लड़की, राग और मुर्कियों से कुछ खास वाकिफ ना थी। वो बस वैसे ही गाती चली गई जैसे घर में गाती थी। फिर क्या हुआ? वो ऑडिशन में पास हुई या फेल? कम से कम कमरे में मौजूद लोगों के चेहरों से यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। गाने का ऑडिशन मुकम्मल हुआ और वो लड़की फिर से अपनी पढ़ाई में मगन हो गई। यहाँ तक कि उसे ये याद भी ना रहा कि उसने कभी कोई ऑडिशन दिया था। मगर एक रोज अचानक उसे ऐसी खबर मिली जिसने पूरे घर वालों को 440 वॉट का झटका लगा दिया। उस 15 साला स्कूल गर्ल की खूबसूरत आवाज ब्लॉकबस्टर इंडियन मूवी कुर्बानी के टाइटल सॉन्ग के लिए सिलेक्ट कर ली गई थी। और फिर वो आई तो बात बन गई। आज हम आपको क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन की जिंदगी की कहानी सुनाएंगे, जो उसकी आवाज की तरह दिलकश भी है और दर्दनाक भी। वो नाजिया जिसने गाया तो दिल जीत लिए, मगर फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। वो सिर्फ 35 साल की उम्र में बहुत कुछ अचीव करके दुनिया से चली गई। और वो गाना तो आपको याद ही आ गया होगा, भला कोई भूल भी कैसे सकता है। आज जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। फेरोज खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और उन्हें नाजिया के ऑडिशन पर मजबूर किया था फिल्म की हीरोइन जीनत अमान ने। मगर शीला ने राजेश को मनाया कैसे और फिर वो नाजिया तक किस तरह पहुंची, ये दिलचस्प वाकया आपको आगे चलकर सुनाएंगे। पहले कुछ उस सॉन्ग का जिक्र हो जाए जो अब हमारे कानों में बजना शुरू हो चुका है। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। नाजिया स्कूल से घर आई तो वालिदा मुनीजा बासिर ने बताया कि चंद रोज बाद मुंबई जाकर गाना रिकॉर्ड कराना होगा। नाजिया बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वालिद बासिर हसन तैयार न थे। वो समझ रहे थे कि अगर नाजिया ने एक बार शोबिस की दुनिया में कदम रख दिया तो तालीम जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। नाजिया ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपनी पढ़ाई पर हरगिज समझौता नहीं करेगी। बासिर हसन ने थोड़ी हिचकिचाहट तो दिखाई, मगर फिर मान गए। ये मरहला तो गुजर गया, लेकिन आगे चलकर नाजिया की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब न सिर्फ बासिर हसन ने ओपनली मुखालिफत की, बल्कि उस फैसले का पछतावा उन्हें सारी जिंदगी रहा। वो फैसला क्या था, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, कुछ ही दिनों बाद नाजिया और उसकी वालिदा मुंबई रवाना हो चुके थे।
गाना उसी टिपिकल रिदम और म्यूजिक पर बना जिसकी झलक बिद्दू के हर गाने में दिखाई देती है। फिर उस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और जब वो रिलीज हुआ तो जैसे हर तरफ नाजिया की धूम मच गई। शोहरत के ऐसे डंके बजे जो भारत से लेकर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाने लगे। नाजिया मुंबई के जिस होटल में ठहरी वहाँ इंडियन मीडिया के नुमाइंदों का तांता बंधा रहता। ये कहना गलत ना होगा कि इस शौक और चंचल आवाज ने अगली कई दहाइयों तक दुनिया मौसीकी का नक्शा ही बदल डाला। 42 बरस गुजरने के बाद पॉप म्यूजिक पर इस जादुई आवाज के असरात आज भी मौजूद हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये एक समझदार बच्ची थी। ये लगता ही नहीं था कि जैसे छोटे बच्चे करते हैं। कुर्बानी 1980 में रिलीज हुई थी, मगर नाजिया का गाना फिल्म की रिलीज से पहले ही मकबूल हो चुका था। बल्कि यूं कहिए पाकिस्तान और भारत में तो बच्चे बच्चे की जबान पर था। सिर्फ एक दिन में इस गाने की 1 लाख कॉपियां हॉट केक की तरह मुंबई में खरीद ली गईं। 7 माह में ये सॉन्ग 1 मिलियन प्लैटिनम क्लब में शामिल हो गया, जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है। इस गाने का ही कमाल था कि कुर्बानी जब सिनेमा स्क्रीन पर आई तो 80 की दहाई में खिड़की तोड़ रश देखा गया। 12 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म की एक खास बात ये भी थी कि इसमें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया था। लेकिन वो नाजिया का ही गीत था जिसने खुद उसे और उसकी मोहसिन जीनत अमान को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन जीनत अमान नाजिया तक कैसे पहुंची और उन्होंने एक नई लड़की की आवाज का रिस्क क्यों लिया? नाजिया की वालिदा मुनीजा बासिर ने बीबीसी को इंटरव्यू में बताया कि जीनत अमान से उनकी दोस्ती थी। एक दिन वो लंदन में उनके घर मिलने आई और गिटार देखकर पूछा कि उसे कौन बजाता है। मुनीजा बोली, मेरे बच्चे। नाजिया स्कूल से वापस आई तो जीनत अमान ने झट से बोला कि कुछ गाकर तो सुनाओ। इंट्रोवर्ट नाजिया ने अपने मखसूस अंदाज में शर्माते हुए उनकी ये फरमाइश पूरी कर दी। यहाँ जीनत अमान को दाद देना बनती है कि उन्होंने ना सिर्फ नाजिया का टैलेंट फौरन पहचान लिया बल्कि उसको दुनिया के सामने लाकर दम लिया। सहाफी, शायर और नगमा निगार यूनुस हमदम के मुताबिक नाजिया हसन की पूरी फैमिली लंदन में छुट्टियां गुजार रही थी। जीनत अमान ने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी और फेरोज खान का तो वहाँ होना लाजमी था। जीनत अमान की दोस्त मुनीजा बासिर भी नाजिया के साथ महफिल में शरीक हुई। यहाँ पार्टी में नाजिया ने एक गीत गुनगुनाया। फेरोज खान को इस कमसिन गुलकारा की आवाज ने इतना मुतासिर किया कि उन्होंने वही नाजिया को गाने की ऑफर कर दी और फिर वो हुआ जो सारी दुनिया ने देखा। शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद नाजिया अब एक स्कूल गर्ल नहीं रही थी। अब वो पॉप म्यूजिक सुनने वाले लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी थी। वो पहली पाकिस्तानी गुलकारा थी जिसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 15 साल की उम्र में ये अवार्ड लेने का रिकॉर्ड आज तक नाजिया ही के पास है। उस अवार्ड के बारे में मशहूर है कि उसे पाने में उम्रें बीत जाती हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस, एडवर्टाइजर्स नाजिया के पीछे दौड़ रहे थे। कॉन्सर्ट्स कराने के लिए कंपनियां नाजिया के घर के चक्कर लगाती। दुनिया नाजिया के कदमों में बिछी जा रही थी, लेकिन वो तो इस ग्लैमरस वर्ल्ड से दूर खुद को एक सोशल वर्कर के रूप में देख रही थी। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि जितना हम शुक्र करें वो कम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियों और मजबूरियों के शिकार हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर उन परेशानियों को मिटाने की कोशिश करें ताकि खुशियाँ सबके हिस्सों में बंट सकें। मेरा दिल रो रहा नाजिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था, उससे अपने वादे के मुताबिक पढ़ाई मुकम्मल करना थी। यही नहीं, वो मजबूर और बेसहारा अफराद, खासकर बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। माँ सोशल वर्कर थी तो बेटी खिदमत से कैसे पीछे रहती। नाजिया ने थर में बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठे किए और लियारी में मोबाइल अस्पताल भी बनाए। अपने आखिरी दिनों में भाई के साथ मिलकर नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की। जब वो दुनिया से गई तो घर वालों ने नाजिया के नाम पर एक फाउंडेशन कायम की जो आज भी काम कर रही है। नाजिया का जिक्र हो और 1.5 साल छोटे भाई जुहेब का नाम ना आए, ये भला कैसे हो सकता है।
दोनों भाई बहन जब भी स्क्रीन पर आते तो देखने वाले सब कुछ भूल जाते। ऐसा लगता जैसे दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। और सच भी यही था कि नाजिया के बाद जुहैब की शोहरत का सूरज बहुत जल्द गुरूब हो गया। आप दोनों साथ गाते जी ये तो थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं चली जाएंगी, फिर क्या करें? अकेले कैसेट बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, इनको वापस ले आएंगे। जुहैब के अल्फाज हैं कि नाजिया इंतहाई ज़हीन और हसास लड़की थी। उसे लोगों की महरूमियों, खासकर बेसहारा बच्चों का बहुत ख्याल रहता। चलें उसकी एक छोटी सी मिसाल भी सुन लें। मुनीज़ा बासिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि नाजिया हमेशा अपनी सालगिरह मनाया करती थी, लेकिन जब 14वीं सालगिरह की तैयारियां शुरू हुई तो नाजिया ने अजीब बात की। नाजिया बोली, मम्मा मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो सालगिरह मनाऊं, आप प्लीज़ ये केक और तोहफे बेसहारा बच्चों को दे दें। सन 2000 में उसके चले जाने के बाद से आज तक नाजिया की सालगिरह ऐसे ही मनाई जाती है। डिस्को दीवाने, आहा। 80 की दहाई नाजिया हसन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर कहा जा सकता है। एक तरफ वो तालीम जारी रखे हुए थी, दूसरी तरफ म्यूज़िक की दुनिया में एक से बढ़कर एक कामयाबी समेट रही थी। कभी डेंगरी, कभी फ्रॉक, कभी जंप सूट तो कभी लेदर जैकेट में वो नौजवानों की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। नाजिया को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और गोल्डन डस्ट समेत बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। 1981 में नाजिया हसन का एल्बम डिस्को दीवाने मार्केट में आया और छा गया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पाकिस्तानी गुलकारा के गाने को ब्रिटिश चार्ट्स में जगह मिली। यही नहीं, भारत, पाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील समेत दुनिया की 14 मुल्कों में इस एल्बम की 6 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। इस दौरान नाजिया कोलकाता गई तो एयरपोर्ट पर 1 लाख लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। डिस्को दीवाने का इंग्लिश वर्जन ड्रीमर दीवाने बरतानिया में रिलीज हुआ। इस गाने को 2012 में बनने वाली बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में रिमिक्स किया गया। PSL 4 में यही गाना आयमा बेग ने हजारों अफराद के सामने गाया। नाजिया की जादुई शख्सियत और खूबसूरत आवाज को पेश किया गया। ये बेहतरीन ट्रिब्यूट था। सिर्फ 12 साल में नाजिया जुहैब ने 5 एल्बम प्रोड्यूस करके दुनिया को हैरान कर दिया। 1981 में डिस्को दीवाने, 82 में बूम बूम, 83 में यंग तरंग, 87 में हॉटलाइन और 92 में आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज हुआ। आंखें मिलाने वाले, डम डम डीडी, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दिल की लगी नाजिया के बेहतरीन सॉन्ग्स में सरे फहरिस्त हैं। लेकिन नाजिया का अपना फेवरेट गाना टाली दे थल्ले था, जो उन्होंने पहली बार पंजाबी जबान में गाया। कौन कहता है कि म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो सकती? नाजिया ने लंदन की रिचर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। यही नहीं, नाजिया ने लंदन यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री भी ली। 1999 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल हुई, लेकिन सेहत के मसाइल ने उन्हें यहाँ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं दिया। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बतौर सियासी तज्ज़ियाकार भी काम करती रहीं। आपने पेबैक मूवी देखी है? उस फिल्म का मशहूर डायलॉग था कि अगर आप ऊपर जाते जाएं तो बात एक आदमी पर जाकर रुकती है, और वो आदमी था बिद्दू, वही इंडियन बॉर्न ब्रिटिश म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसने पहली बार नाजिया का ऑडिशन लिया था। बिद्दू वो प्रोड्यूसर था जिसने पाकिस्तान और इंडिया में पॉप म्यूजिक को नई पहचान दी। बिद्दू की कहानी भी अजीब है। बेंगलोर से लंदन चला आया। उसे गाने का शौक था मगर सिंगर ना बन सका, उल्टा शेफ बनकर होटल में काम करना पड़ा। एक स्टूडियो में जॉब शुरू की, जहां जापानी बैंड के लिए म्यूजिक कंपोज की तो वो हिट हो गई। बहुत जल्द बिद्दू डिस्को म्यूजिक का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया। बिद्दू ने अमेरिकी बैंड दी कारपेंटर्स की तर्ज पर नाजिया जुहैब को लॉन्च किया, जिसमें बहन भाई सिंगर्स थे। डिस्को दीवाने की जबरदस्त कामयाबी के बाद तीनों ने 3 और एल्बम्स रिकॉर्ड किए। फिल्म कुर्बानी के 2 साल बाद एक और भारतीय फिल्म स्टार में नाजिया और जुहैब के एल्बम बूम बूम के गाने शामिल किए गए, जिनकी म्यूजिक बिद्दू ने बनाई थी। कहते हैं नाजिया बिद्दू के साथ ही ज्यादा काम करना पसंद करती थी, वो उसे अपना मेंटोर समझती।
क्योंकि मौसीकी की दुनिया में नाज़िया की पहचान बनाने में बिद्दू का किरदार सबसे अहम था। नाज़िया के गानों में बिद्दू की मुनफरिद रिदम और म्यूजिक स्टाइल अलग से ही पहचाना जाता था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि नाज़िया ने बिद्दू के लिए गाने से साफ इनकार कर दिया। मगर नाज़िया ने अपने मोहसिन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये एहसान फरामोशी थी? वो जो उसका कैरियर बनाने वाला था, जो बड़े से बड़े बैंड और फिल्म प्रोड्यूसर को खातिर में ना लाता, नाज़िया का जवाब सुनकर सख्ते में आ गया। वाकया ये है कि बिद्दू ने 1995 की इंडियन फिल्म के लिए गाना मेड इन इंडिया तैयार किया। वो चाहते थे कि नाज़िया उसे अपनी आवाज दे। गाने के बोल कुछ ऐसे थे जिसमें लड़की को एक ऐसे आइडियल की तलाश थी जो इंडियन हो। नाज़िया एक पाकिस्तानी होते हुए ये सब नहीं कर सकती थी। बाद में ये गाना अलीशा चनॉय ने गाया। क्या नाज़िया मौसीकी की दुनिया में हादिसाती तौर पर आई थी? हरगिज़ नहीं। मौसीकी से लगाव तो उसकी फितरत का हिस्सा था। बचपन ही से अच्छी आवाज और खूबसूरत साज उसकी कमजोरी थे। एक सिंगर तो उसे बचपन से इतना पसंद था कि जब नाज़िया को उसके साथ गाने का कहा गया तो घबराहट में उसके गले से आवाज ही ना निकली। वो सिंगर कौन था, ये हम आपको कुछ देर में बताएंगे। मगर फिलहाल हम बात कर रहे हैं नाज़िया ने पॉप म्यूजिक का रुख कैसे किया। जैसा कि आप जान चुके हैं कि नाज़िया की अम्मी मुनीजा सोशल वर्कर तो थी ही, उन्हें खुद भी म्यूजिक का बड़ा शौक था। वो हर महीने 2-4 बार क्लासिकल सिंगर उस्ताद अमीर अहमद खान से मौसीकी सीखा करती और नाज़िया भी साथ होती। रफ्ता रफ्ता नाज़िया मौसीकी की तरफ राग़िब होने लगी। जब स्कूल गई तो म्यूजिक की क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। नाज़िया म्यूजिक की तरफ आने का क्रेडिट मौसीकार सुहेल राना को दिया करती थी। नाज़िया ने कैरियर का आगाज 1975 में पीटीवी पर नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम कलियों की माला से किया, जहां उन्होंने अपना पहला गाना दोस्ती गाया। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि महज 10 साल की बच्ची इतना अच्छा गा सकती है। सुहेल राना नाज़िया को याद करते हुए बड़े फख्र से कहा करते थे वो उनके प्रोग्राम में ऐसे 2-3 बच्चों में शामिल थी जो हमेशा निगाहों में रहते। वो जो भी धुन बनाते नाज़िया फौरन याद कर लेती। सुहेल राना ने एक इंटरव्यू में कहा कि नाज़िया एक इंतहाई ज़हीन और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो बहुत अच्छे उस्ताद और क्रिएटिव भी थे और जिस उम्र में नाज़िया उनके प्रोग्राम में गई है, मेरा ख्याल है शी गॉट द बेस्ट ऑफ इट, क्योंकि ये कोई 2.5 साल की थी। नाज़िया ने कई गीत खुद लिखे, अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर धुनें भी खुद तरतीब दी। गाना पॉपुलर होने में नाज़िया का रोल कहीं ज्यादा था, मगर एक मामले में वो बेबस थी। वो चाहते हुए भी अपनी मर्जी की ट्यून नहीं बना सकती थी। आखिर क्यों, ये आपको आगे चलकर बताएंगे, मगर चलें पहले आपको उस गुलकार से मिलवाते हैं जिनके साथ गाने का कहा गया तो नाज़िया का जैसे दिल धड़कना भूल गया। 1986 में नाज़िया की आवाज का जादू पाकिस्तान के साथ भारत में भी सर चढ़कर बोल रहा था। नाज़िया को बॉलीवुड फिल्म मैं बलवान में गाने की पेशकश हुई। मौसीकार बप्पी लहरी थे। नाज़िया रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची तो उसे बताया गया कि मेल सिंगर किशोर कुमार होंगे। किशोर कुमार, ये नाम सुनते ही नाज़िया के तो हाथ पांव फूल गए। वो तो उन्हें बचपन से सुनती आई थी, वो तो उनकी आवाज की दीवानी थी। नाज़िया को लगा वो किशोर कुमार के साथ नहीं गा पाएंगी। इतनी देर में किशोर आ गए और आते ही नाज़िया की तारीफों के पुल बांधने लगे। नाज़िया की जान में जान आई। उसे यूं लगा जैसे किशोर उसे बरसों से जानते हों। कुछ ही देर बाद नाज़िया ने बड़ी आसानी से हल्ला गुल्ला करे हम और रॉक एंड रोल रिकॉर्ड करवा दिए। नाज़िया को लगता था ये गाने सुपर हिट होंगे, मगर सुनने वालों का अपना ही मिजाज है। उन गानों को वो रिस्पॉन्स ना मिला जिसकी तवक्को थी। 80 की दहाई वो गोल्डन पीरियड था जब शोहरत की देवी नाज़िया ज़ुहैब पर जी जान से मेहरबान थी। लेकिन ये सब कुछ बहुत आसान नहीं था। ये तो एक आग का दरिया था जिसमें नाज़िया को डूबकर जाना पड़ रहा था। बहन भाई की जोड़ी पर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें रूपोशी की जिंदगी गुजारना पड़ी। उनका जीना मुश्किल हो गया और अपने ही मुल्क की जमीन तंग होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आगे चलकर बात करेंगे, मगर पहले ये जानने कि वो आखिर कौन था जो न सिर्फ नाज़िया की बनाई बाज धुनें तब्दील कर देता बल्कि जब चाहता उन्हें सिरे से मुस्तरद कर देता। नाज़िया ने इस राज से भी खुद ही पर्दा उठाया। दरअसल गीत लिखना नाज़िया का काम था और धुनें नाज़िया ज़ुहैब एक दूसरे के मशवरे से बनाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि नाज़िया को कोई ट्यून बहुत अच्छी लगती, उसे यकीन होता कि लोग उसे पसंद करेंगे,
मगर ज़ुहैब उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो उसे मुस्तरद करके नई ट्यून बना लेता और नाजिया भी थोड़े से एहतजाज के बाद हथियार फेंक देती। दरअसल दोनों के दरमियान ये तय था कि आखिरी फैसला ज़ुहैब का होगा और फिर छोटे भाई का ख्याल तो वो बचपन से ही रखती आई थी। और अब ये भी जान लीजिए कि आखिर वो क्या बात थी जिसने पॉप सिंगर्स बहन भाई की इस जोड़ी को ना सिर्फ मुसीबत में डाल दिया बल्कि उनकी जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई। पाकिस्तान में नाजिया ज़ुहैब के खिलाफ एक नफरत अंगेज मुहिम शुरू हुई और दोनों पर पीटीवी के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये जनरल जिया का दौर था, जब पीटीवी पर बहन भाई एक साथ नाचते गाते तो मजहबी हलके शदीद बुरा मनाते। उन पर इल्जाम लगा कि दोनों बहन भाई इस्लामी कदरों को पामाल करके मगरबी कल्चर को फरोग दे रहे हैं। उन पर बेहयाई फैलाने और रिश्तों का एहतराम खत्म करने के इल्जाम लगे। बात सदर जिया तक पहुंची। वो खुद को मर्द मोमिन कहलाना शुरू हो चुके थे। आर्ट पर भी मर्जी का रंग चढ़ाने की कोशिशें जारी थी। यूं इस दौर की मशहूर और मकबूल आवाजों का न सिर्फ पीटीवी बल्कि रेडियो पाकिस्तान पर भी गला घोट दिया गया। और मुझे खुशी है कि आज मुल्क में हर सतह पर जो निस्बतन तत्हीर शुदा फिजा और पनपती हुई जमहूरियत नजर आती है वो हमारी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। कुछ ही अरसे बाद जियाउल हक को ना जाने क्या सूझी कि बहन भाई की इस जोड़ी को इस्लामाबाद बुलाया। कैमरों के सामने नाजिया ज़ुहैब से मुलाकात की, उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर दिया और कुछ अरसे बाद उन पर लगी पाबंदियां हटा दी गई। उसके बाद दोनों बहन भाइयों ने गाया और खूब गाया। एक वक्त ऐसा भी आया कि पीटीवी का कोई भी म्यूजिकल शो नाजिया के बगैर नामुकम्मल तस्वुर किया जाता था। इन जबरदस्त कामयाबियों के बारे में जब नाजिया हसन से पूछा गया कि इनका राज क्या है, तो नाजिया के अपने अल्फाज थे, हम तो मासूमियत के साथ अपने दिल की बात मान रहे हैं, दिल से उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में लिबरल पॉलिसियों की वजह से नाजिया ज़ुहैब को पूरी तरह टैलेंट दिखाने का मौका मिला, मगर ऐसा नहीं था कि उनके लिए सारे रास्ते हमवार हो चुके थे। अब तो मुश्किलात के नए बाब खुलना शुरू हो गए थे। शुएब मंसूर ने म्यूजिक 89 शुरू किया तो मेजबानी के लिए बेहतरीन चॉइस नाजिया ज़ुहैब थे। उस प्रोग्राम में वाइटल साइंस समेत दीगर बैंड्स और सिंगर्स को अपने फन का मुजाहिरा करना था। प्रोग्राम का प्रोमो पीटीवी पर चला तो जैसे तहलका मच गया। नौजवान बेचैनी से इंतजार करने लगे। जिस रात ये शो नशर हुआ उसके अगले रोज मुल्क में हंगामा बर्पा हो गया। शो बंद करने के मुतालिबे होने लगे। यहाँ तक कि एक मजहबी जमात ने प्रोग्राम को वाहियात करार देकर एहतजाजी जुलूस भी निकाला। उन्हीं दिनों ज़ुहैब ने मोइन अख्तर को एक इंटरव्यू दिया जिसने गोया आग लगा दी। ज़ुहैब ने नाजिया के टैलेंट, जहानत, फन और शख्सियत की बेहद तारीफ की। बहन को अपना मोहसिन, दोस्त और रहनुमा करार दिया। यहाँ तक कह डाला कि नाजिया अगर बहन ना होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। फिर क्या था, मुखालिफिन तो पहले ही मौके की तलाश में थे। ज़ुहैब की इस बात को बेहूदगी और बेशर्मी करार देकर एक तूफान खड़ा कर दिया। पाबंदी लगाने और मुल्क बदर करने के मुतालिबे जोर पकड़ने लगे। ज़ुहैब का इंटरव्यू बाज़ अखबारात और मैगजीन्स ने मिर्च मसाला लगाकर छाप दिया। ऐसी हेडलाइंस लगाई कि बहन भाइयों के खिलाफ पहले से उबलता लावा मजीद शिद्दत से उबलने लगा। ये शोर इतना बढ़ा कि नाजिया ज़ुहैब को कुछ अरसे बाद रूपोशी की जिंदगी गुजारना पड़ी। अभी तो I'm really not looking to get married. But इसके साथ थोड़ी सी म्यूजिक का कंपनी में then it will be a Pakistani inshallah. यहाँ नाजिया की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। कई नौजवानों के दिल तोड़ते हुए अचानक शादी का फैसला कर लिया। ये शादी लव मैरिज थी या अरेंज, ये कामयाब रही या नाकाम, ये सब आपको बताएंगे। मगर अभी ये जान लें कि नाजिया का रिश्ता कैसे तय हुआ। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। म्यूजिक के इस परी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। लाखों दीवानों के दिल नाजिया के लिए धड़कते थे। बड़े बड़े पैसे वाले रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे। माँ बाप की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं थी। वो चाहती तो आसानी से अपने लिए किसी मगरबी नौजवान का इंतखाब कर लेती, लेकिन नाजिया ने अपने शरीके हयात के लिए घर वालों की पसंद को कबूल किया। यूँ 30 मार्च 1995 में वो मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की दुल्हन बन गई। ये शादी कैसे हुई? इश्तियाक बेग कहते हैं कि ये मोहब्बत की शादी थी। नाजिया उनकी बहन आफरीन बेग की दोस्त थी। ख़ानदानों का मिलना मिलाना रहता और नाजिया से मुलाकातों के बाद दोनों ने शादी का इरादा किया।
नई जिंदगी का आगाज करते ही नाजिया अपने ससुराल कराची लौट आईं। यहाँ उनके लिए ऐसा घर बनाया गया जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। ये घर शाही महल से किसी तौर कम ना था। मिर्जा इश्तियाक बेग के बकौल आज भी वो घर वैसे का वैसा ही है और हर शय अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद है जैसे नाजिया के वक्त में थी। नाजिया अपने शौहर के साथ यूरोप घूम रही थी। देखने में सब अच्छा था, मगर वक्त ने साबित किया कि दोनों मियाँ बीवी रेल की पटरी की तरह साथ साथ चलते हुए भी दूर थे। हाँ, शादी के बाद एक चीज ऐसी हुई जिसे नाजिया ने खुद मौजज़ा करार दिया। वो मौजज़ा क्या था ये कुछ देर में आपको बताएंगे, मगर सच तो ये है कि जिस दिन नाजिया हसन और इश्तियाक बेग की जोड़ी बन रही थी उस दिन एक जोड़ी हमेशा के लिए टूट रही थी। ये थी दुनिया के मशहूर पॉप सिंगर्स नाजिया ज़ुहैब की जोड़ी, जिसके टूटने का मौसीकी के शायकीन को आज तक रंज है। देखा जाए तो जिंदगी का ये सफर ना नाजिया को रास आया और ना नाजिया के करोड़ों मद्दाहों को जो उसकी खूबसूरत आवाज और शख्सियत के दीवाने थे। ज़ुहैब के लिए तो नाजिया की शादी शोहरत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। ज़ुहैब ने अपना कैरियर जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नाकामी शायद उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। दूसरी तरफ नाजिया की अज़दवाजी जिंदगी कुछ ऐसे मसाइल में उलझ गई जिसकी कोई तवक्को ना कर रहा था। दोनों खानदानों में टकराव बढ़ने लगा और कुछ खबरें मीडिया में आने लगी। नाजिया की अम्मी का ख्याल था कि इश्तियाक बेग ने उन्हें गाने से रोका। यही बात ज़ुहैब भी अक्सर इंटरव्यूज में कहते नजर आए। ज़ुहैब का आज तक यही कहना है कि नाजिया ने शादी के बाद एक अजियतनाक जिंदगी गुजारी। और फिर जो है उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो भी सही नहीं थी। और मैं तो अब कह सकता हूँ कि इट वाज अ कंप्लीटली फेल मैरिज। ज़ुहैब के मुताबिक उनके वालिद बासिर हसन पहले दिन से इस रिश्ते के मुखालिफ थे और पूरी जिंदगी उनका यही मौक़िफ़ रहा। सवाल तो ये है कि ये रिश्ता क्या सिर्फ मुनीज़ा बासिर की ख्वाहिश पर हुआ? ज़ुहैब ने इश्तियाक बेग पर नाजिया को कैद रखने और जहर देने तक के इल्जामात लगाए। बकौल ज़ुहैब, नाजिया को उसके शौहर ने उस वक्त तलाक भिजवाई जब वो बिस्तरे मर्ग पर थी और तलाक के बाद सिर्फ 5 दिन जिंदा रही। ज़ुहैब आज तक अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार इश्तियाक बेग को समझते हैं। मैं कहता था नाजिया, खुदा के लिए अपने लिए भी कुछ करो, दूसरे लोगों को छोड़ दो, अपने लिए भी कुछ करो। लोग जो हैं, ये दुनिया ऐसी है कि तुम्हें खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ इश्तियाक बेग ज़ुहैब की बातों को सफेद झूठ करार देते हैं। उनका कहना है कि ज़ुहैब ने म्यूजिक कैरियर तबाह होने पर ये सारे इल्जामात लगाए। इश्तियाक कहते हैं कि उन्होंने नाजिया को तलाक नहीं दी थी और वो आखिरी दम तक उनकी बीवी थी। दोनों घरानों की ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि मामला अदालत तक पहुंच गया। मिर्जा इश्तियाक बेग ने झूठे इल्जाम लगाने पर ज़ुहैब को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसीकी की इस शहजादी की लाश लंदन के सर्द खानों में 5 माह पड़ी रही। तदफीन में रुकावट कौन था, इससे आपको आगाह करेंगे, मगर फिलहाल आपको बताते हैं कि नाजिया हसन को जहर देने के इल्जामात में सदाकत है भी या नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड ने अगस्त 2021 को नाजिया की मौत से मुतालिक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। उसमें लिखा गया कि नाजिया हसन की मौत कुदरती वजूहात की बिना पर हुई। न उन्हें जहर दिया गया और न ही कैद में रखा गया। नाजिया के वालिदैन ने दावा किया था कि उनकी बेटी की मौत से पहले इश्तियाक बेग तलाक दे चुके थे, लेकिन बरतानवी हुकाम ने डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि नाजिया मरते दम तक इश्तियाक बेग की बीवी थी। दोनों ने एक ही एड्रेस शेयर किया था और ये मकान आज भी इश्तियाक बेग की मिल्कियत है। अब जिक्र उस मौज़े का जिस पर दोनों मियाँ बीवी भी हैरान थे कि ये सब कैसे हो गया। शादी से पहले 1992 में नाजिया में ओवेरियन कैंसर की तशखीस हुई। उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने नाजिया को बता दिया था कि उनके यहाँ औलाद होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इश्तियाक बेग ने एक इंटरव्यू में बताया कि नाजिया को माँ बनने की शदीद ख्वाहिश थी। कुदरत का करिश्मा देखिए कि 7 अप्रैल 1997 को उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम आरिज हसन रखा गया। ये बात किसी मौजज़े से कम न थी। लेकिन अब नाजिया के पास वक्त बहुत कम रह गया था। नाजिया जब कैंसर से लड़ रही थी तो उन्हें महसूस होने लगा कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगी। उन्हीं दिनों एक बरतानवी मैगजीन ने उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू शाया किया, जिसका एक जुमला पढ़ने वालों की आंखें नम कर गया। नाजिया ने कहा,
मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अभी मरने का वक्त नहीं था। लंग्स कैंसर डायग्नोज होने के बाद नाजिया की तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी थी। नाजिया अपने इंतकाल से 3 रोज पहले लंदन के अस्पताल में एडमिट हुई और 13 अगस्त सन 2000 को महज 35 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। नाजिया के घर वालों ने इश्तियाक बेग पर बीवी को स्लो पॉइजन देने के इल्जामात लगाए। बरतानवी हुकाम ने लाश के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक का फैसला किया। 5 माह तहकीकात होती रहीं और फिर 9 जनवरी 2001 को नाजिया की लाश घर वालों के हवाले की गई, जिसे लंदन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जब नाजिया दुनिया से गई तो उनका इकलौता बेटा आरिज हसन 2-2.5 साल का था। आरिज से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी माँ के बारे में कुछ याद है। इस सवाल पर आरिज हसन का जवाब था, मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि एक बार वो मुझे चिड़ियाघर लेकर गई थी। मेरी वालिदा को गोल्डन वॉइस और पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक के नामों से याद किया जाता है, मगर जिस चीज की वजह से वो मेरे लिए सबसे अहम है वो ये है कि वो मेरी माँ है। नाजिया के बारे में किसी ने कहा कि वो जिंदा तो सिर्फ 35 साल रही, लेकिन 75 सालों जितना काम कर गई। वो एक ऐसी हसीन रूह थी जो दुनिया से जाने के बाद आज भी चाहने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है।